जेएसपी के अंदर 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने की, और कल मैंने समझाया था इस 3 टायर आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक मिडिल कंपोनेंट बनाएंगे और वो एक क्लास होगी, और वो जावा की नॉर्मल क्लास नहीं होनी चाहिए, ये जावा की बीन क्लास होनी चाहिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ बीन क्लास। ठीक, और पहला स्टेप लिखिए, मेक अ getter and setter method for each instance data member of a class. For each instance data member of a class. बस ये पहला पॉइंट ही आपकी जावा की नॉर्मल क्लास को 90% बीन क्लास में कन्वर्ट करके आपको बेटे दे देगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक एम्प्लॉय क्लास है बेटे और इसे आप एम्प्लॉय बीन बनाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय का आईडी होगा, तो सेट आईडी गेट आईडी मेथड बना दो। नेम है, सेट नेम गेट नेम बना दो। एड्रेस है, सेट एड्रेस गेट एड्रेस बना दो। तो हर एक का सेटर और गेटर मेथड अगर आप बना देते हो तो 90% क्लास ये बीन में कन्वर्ट होती है। बाकी तो बस छोटे मोटे पॉइंट होते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है बीन क्लास बनाने के लिए, इसका पर्पस एक ही होता है कि दिस क्लास इज डिजाइन्ड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय समवन एल्स, कि आपकी क्लास को कोई और आसानी से यूज कर सके, इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया। अगर आपने अपनी क्लास के खुद ही मेथड चलाने हैं तो गेट बना लो, शो बना लो, क्या फर्क पड़ता है बेटे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ये क्लास के जो गेटर और सेटर मेथड्स बनवाए गए हैं, इसका एकमात्र पर्पस है कि अगर मैंने क्लास बनाई है और कोई किसी और को मैं इसे यूज करवाना चाहता हूं, तो अगर उसे बस मेरी क्लास का अगर डाटा मेंबर का नाम पता लग जाए तो वो बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट बना के उसमें सेटर मेथड से वैल्यू डाल, क्योंकि उसको पता है स्टैंडर्ड है। अगर नेम है तो सेट नेम होगा, गेट नेम होगा, स्टैंडर्ड। एड्रेस है तो सेट एड्रेस होगा, गेट एड्रेस होगा। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अगर आप ही ने खुद ने ही अपनी क्लास को यूज करना होता तो फिर आपको इस स्टैंडर्ड की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? तो ये बनाया ही सिर्फ इसीलिए गया है, सो दैट कोई भी आपकी क्लास को आसानी से यूज कर सके। थर्ड पार्ट आपने खुद यूज नहीं करनी, इसलिए आप जितनी भी टेक्नोलॉजी जावा में बनती है या फ्रेमवर्क बनते हैं, अब बोलो। अब जिसके माइक से आवाज आएगी मैं उसे वेटिंग रूम में डाल दूंगा, और अब वो जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता यहाँ पे जब तक कि मैं वेटिंग रूम से उसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। जिसका माइक ऑन नजर आता जाएगा मैं उसे क्लास से निकालता चला जाऊंगा। जिसके माइक पे मुझे कट नहीं मिलेगा, जैसे कि अभी दिख रहा है 26533, इसे भी मैं अब यहाँ से उड़ाने जा रहा हूँ। दो, जिसका माइक मुझे ऑन दिख गया, जब तक कि मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं उसे उठा के वेटिंग रूम में डाल दूंगा। अब पूरी क्लास में बैठ के वो पूरा खानदान लड़ रहा है, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। एक ही बात, कुत्ते की पूंछ लगी पड़ी है सबके। रोज कहता हूँ आते ही म्यूट कर लो, पूछना हो, लेकिन पता नहीं क्या है म्यूट करने में क्या आफत आती है। पढ़े रहो कहते हैं कि थक गया, म्यूट कर लिया करो बेटे, जब पूछना हो क्वेश्चन पूछ लो, कोई मना नहीं बेटा। इतनी डिस्टर्बेंस होती, पूरा खानदान लड़ रहा है, माँ चिल्ला रही है। बैठो मन करके दिखा दो, बैठे रहो। हाँ जी साहब, तो मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा था बेटे कि बीन क्लास हम तभी बनाते हैं, आप भी फ्रेमवर्क से
जितनी भी जावा पे बनी टेक्नोलॉजी लगाई है कि मुझसे जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट डाटाबेस में सेव कराएगा ये बीन क्लास होनी चाहिए, तो उसने डाटा मेंबर के नाम मांग लिए, ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया, उसने गेटर चला चला के सारी वैल्यू निकाली, इंसर्ट करके पास कर निकाल दी। तो आज जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो सब के सब स्ट्रट, स्प्रिंग, हाइबरनेट, सब के सब बीन क्लासेस यूज करते हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा जावा का कॉन्सेप्ट आएगा या कोई फ्रेमवर्क आएगा जहां पे क्लास आप बनाएंगे, यूज इसे टेक्नोलॉजी करेगी, ऑब्जेक्ट इसके टेक्नोलॉजी बनाएगी, एक्सेस भी वही करेगी, तो बस वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी भाई जब भी मुझे क्लास बना के दियो, कैसी बना के दियो, बीन बना के दियो। और यही जावा ने भी इसी चीज का फायदा उठाया। एक्चुअली में जेएसपी सन माइक्रो सिस्टम चाहता था कि जेएसपी के अंदर टैग के थ्रू वैल्यू डाटाबेस उस बीन क्लास पे पहुंचाई जाए, टैग के थ्रू, और टैग के थ्रू ही वैल्यू बीन क्लास से वापस जेएसपी पे लाई जाए। तो टैग में वो क्या करता है, हमसे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेता है, साथ में डेटा नंबर का नाम, उसने कहा ये बीन तो है ही भाई, मैंने बीन तो कही दी थी, तो हमने डेटा नंबर का नाम उसे टैग में दे दिया, तो उसने फटाक से क्या चलाना है, उससे सेटर मेथड चला के डेटा ट्रांसफर करके हमारी बीन क्लास से बता देगा बड़ी आसानी से। ऐसी जो गेटर वाला होगा उसमें डाटा नंबर का नाम देंगे, उसका गेटर मेथड चला के हमें जेएसपी डाटा ला के दे देगा। तभी उसने इसका फायदा, उसने कहा मैं जो टैग बना रहा हूँ उसमें सिर्फ मुझे तो अपनी जो मिडिल कंपोनेंट वाली क्लास है इसे बीन बना ले, इसका मुझे ऑब्जेक्ट दे दे, डाटा नंबर का नाम दे दे, अपने आप सेटर चला के वैल्यू के क्लास में पहुंचा दूंगा, और जब वापस आनी होगी गेटर चला के वापस ले दिया। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना होती तो फिर वो कभी भी हमारी क्लास के पसंद के मेथड चला नहीं पाता, अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता तो। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ऐसे होती है कहानी, ठीक है जनाब। तो इसीलिए जब भी कोई फ्रेम कोई भी टेक्नोलॉजी कहेगी क्लास आप बनाए, प्रोग्रामर साहब यूज हम करेंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, तो वो हमेशा बेटे किसको लेके चलते हैं, वो हमसे कहते हैं प्लीज आप बीन बना के डाटा मेंबर और गेटर सेटर बना दीजिए, जिससे अगर हमें आपकी क्लास का डाटा मेंबर का नाम पता लग गया तो हम बड़ी आसानी से उसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं, उससे निकाल भी सकते हैं। बीन है, स्टैंडर्ड है, सेटर गेटर मेथड, बस इसी चीज का यहाँ फर्क। ये तो खून ही पी लिया 25685, अब इसे मैं ज्वाइन ही नहीं करने दूँ, इसे मैं बसा लूँ इस फाइल को, 26585 26585 26585, इसे पूरी जावा में नहीं बैठने की बात है कौन। 25685 25685, सारे लोग इसे लिख लो जरा नंबर को, आईडी 25685, और रोज आते ही मुझे याद दिलाओ, सबसे पहले मैं इसे रिमूव मार दूंगा। 25685 25685, ये कोई घुसपैठिया ही बैठा हुआ। ठीक, तो मैंने कहा ना, इसीलिए बेटे अगर आप अपनी क्लास के डाटा मेंबर के गेटर सेटर मेथड बना देते हैं तो बस 90% हो। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में लिखिए, मेक अ वन पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर make a one public default constructor in this class, और ये पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद क्या है? in this class
in a class. दूसरा मैं कह रहा था मेक अ पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन दिस बीइंग क्लास, जो मैंडेटरी है, इसमें पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास को कोई और यूज करेगा तो आप उसे क्लास का नाम दोगे YXML या HTML, और वो फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। और आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू जब भी ऑब्जेक्ट बनता है वो हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए बनता है। इसीलिए इस बीइंग क्लास के अंदर पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो भी आपकी क्लास को यूज करेगा फ्रेमवर्क, वो आपकी क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलो अगला स्टेप लिखो। तो पहला हो गया गेटर सेटर बनाओ, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाओ। तीसरा मेक अ क्लास पब्लिक, ऑब्वियसली क्लास पब्लिक नहीं बनाओगे तो बाहर वाला कोई यूज नहीं कर पाएगा। मेक अ क्लास पब्लिक। नेक्स्ट कीप अ क्लास इन अ पैकेज, कीप योर क्लास इन अ पैकेज। ऑब्वियसली पैकेज होनी चाहिए तभी से यूज कर पाएगा कोई और, अदरवाइज से यूज नहीं कर पाएगा। Next, make all the instance data member of a class private. Make all the instance data member of a class private. Private बनाओ जिससे कोई इन्हें डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। ठीक, make all the instance data member of a class private. Next, never keep the first letter of a instance data member's name never keep the first letter of the instance data member's name as a capital. ठीक, याद रखो जब भी आप बीइंग क्लास में इंस्टेंस डाटा मेंबर डिफाइन करेंगे तो उनका जो पहला लेटर है वो कभी भी कैपिटल मत बनाना। जैसे बेटे आपने दिया स्ट्रिंग NAME, तो N कैपिटल मत बनाना। क्यों? क्योंकि जब इसका सेटअप बनेगा ना सेट नेम, तो वहां पे N कैपिटल देना होगा, और अगर ये N पहले से कैपिटल होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर कोई भी फ्रेमवर्क इसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो नाम के हिसाब से सेटर गेटर ढूंढता है, अब नाम में भी कैपिटल नहीं होगा और वहां पे भी तो गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से कभी भी आपको अपनी बीइंग क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनका नाम का पहला लेटर कैपिटल नहीं देना चाहिए। तो हमने ये कुछ आपको स्टेप्स बता दिए हैं बीइंग क्लास बनाने के अच्छे से। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम इसी को यूज करके थीटा आर्किटेक्चर आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बनाई है एक लॉगिन डॉट जेएस। सबसे पहले हमने एक बनाई है क्या, लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है, और इससे हम डेटा भेजेंगे bean.jsp पे। वो गेट, आप जानते हैं गेट पैरामीटर मेथड है रिक्वेस्ट का, उससे डेटा गेट करके एक बीन क्लास को ट्रांसफर करेगी। बीन क्लास डाटाबेस को हिट मारेगी,
और वेरीफाई करेगी यूजर वैलिड है या नहीं। फिर वो बीन क्लास हमारी बीन डॉट जेएसपी को भेजेगी कि यूजर वैलिड है इनवैलिड नहीं। अब हम ये बीच में लेके आएंगे अपनी मिडिल क्लास, मिडिल कंपोनेंट, जहां छोटा सा डाटाबेस लॉग, बहुत छोटा सा डाटाबेस एक लॉग जा रहे हैं। आगे हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं बीन डॉट जेएसपी, पर उससे पहले मैंने बना लिया अपनी एक माई बीन क्लास। ये है एसक्यूएल पैकेज, ये रहे। अब ये जो डेटा मेंबर हैं ये अक्सर हम डिफाइन करते हैं रिक्वेस्ट के पैरामीटर के फॉर्म। जितने भी रिक्वेस्ट के पैरामीटर आएंगे उसी के हिसाब से हम अपना डाटा मेंबर डिफाइन कर देते हैं। ये नेम एंड पासवर्ड वहां से आ रहे हैं। ये देखो सेट नेम है बेटा, इसमें अपने आप नेम आएगा क्लास लेवल पे, एससी सेट पास सेट नेम, देखो पहला लेटर कैपिटल है कि सेट नेम सेट पास एससी गेट नेम गेट पास। और फिर एक हमने छोटा सा लॉजिक लगा दिया, इसमें बना दिया वैलिडेट मेथड। यहाँ हम से कनेक्ट करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है या नहीं। फिर वैलिड है तो यहाँ से क्या रिटर्न करा देंगे, वेलकम डॉट जेएसपी का नाम, अदरवाइज एरर डॉट, और ये जाएगा बीन डॉट जेएसपी, बीन डॉट जेएसपी उसी को कॉल कर दे, ठीक है। ये रही हमारी वेलकम डॉट जेएसपी, और ये रही हमारी एरर डॉट जेएसपी। दोनों है यहाँ पे फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अब असली जो हम छुपा रहे थे अब तक, बीन डॉट जेएसपी, यहाँ असली हमने डिक्लेरेशन टैग में स्ट्रिंग टैग का वेरिएबल ले लिया, लगाया स्क्रिप्ट टैग, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, नाम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, बंद कर दिया। अब हम लगाएंगे अपना जेएसपी यूज बीन टैग, यानी कि यूज बीन एक्शन, ठीक है। यहाँ पर अब इसका एक आईडी एट्रीब्यूट है, इसमें हम नाम देंगे और जो भी आप यहाँ नाम दोगे उसी नाम से ये इंटरनली आपकी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा ये टैग। और क्लास में आपको अपनी बीन क्लास का नाम देना होगा, जो मैंने भी आपको दी थी, माई पैकेज में पड़ी है माई। और जैसे ही ये लाइन चलती है एक्चुअली में बैकग्राउंड में एक कमांड चलती है, ये देखो यूज बीन के कॉरस्पॉन्डिंग बैकग्राउंड में जो कमांड चलती है वो ये चलती है। आप जब लिखते हैं ना माई डॉट माई बीन टी1 न्यू माई डॉट माई, और ये कमांड चलती है स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर। और ये कमांड यहाँ दिखाने का मेरा एकमात्र पर्पस ये है कि भाई यूज बीन टैग के पीछे जो कमांड चल रही है ऑब्जेक्ट बनाने की, वो स्क्रिप्टलेट टैग में चल रही है। यानी कि नीचे जाके यूज बीन के मैं स्क्रिप्टलेट टैग लगा के टी1 को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। ये इसीलिए बैकग्राउंड की कमांड में आपको यहाँ पे दिखा कि जब जब यूज बीन टैग चलता है उसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दोगे वो ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टलेट टैग में जाके बनाया जाता है। आइए हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ऐसे वो कहानी होती है। चलो आगे चलते बीन क्लास। फिर इस नाम से उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर आता है दूसरी हमारा एक्शन सेट प्रॉपर्टी। इसमें हमें नेम में वही नाम देना होता है जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम दिया। फिर प्रॉपर्टी के अंदर उस अपनी बीन क्लास का डाटा मेंबर जिसमें आप वैल्यू सेट कराना चाहते हैं, और वैल्यू में वो वैल्यू जो भेजना चाहते हैं। अब ये वैल्यू में भेजना चाहता हूँ यूजर से आई है नहीं, तो मैंने लगा दिया एक्सप्रेशन टैग, कल बताया था। और अंदर से क्या चलेगा, टी1 डॉट सेट नेम चला के, जो कि आपने नाम पे दे दिया, उसमें ये आर्गुमेंट पास कर देगा। देखो उसकी इंटरनल कमांड वो ये रही। जब आप सेट प्रॉपर्टी चलाते हो तो स्क्रिप्टलेट टैग में चलती है टी1 डॉट सेट नेम, और वैल्यू इसमें पास कर देता है, और ये वैल्यू आपकी बीन में चली, बीन में सेट हो गई। आगे चलते हैं ना, ऐसी दूसरा सेट प्रॉपर्टी टी1 पास कर, पास में वैल्यू चलती है। अब हमने जाके स्क्रिप्टलेट टैग में देखो टी1 को यूज कर लिया, क्योंकि ये कमांड तो चली स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर थी ना ऑब्जेक्ट बनाने की, तो मैंने इसके अंदर पास कर दिया टी1 डॉट वैलिडेट। क्या पास कर दिया मैंने इसके अंदर, टी1 डॉट वैलिडेट मेथड पास कर दिया। आगे मेरी बात समझ में। और ये वैलिडेट क्या करेगा, डाटा में सुबह वैल्यू तो मैं पहले सप्लाई कर चुका हूँ, ये डाटा बेस से वेरीफाई करके
अब रिजल्ट लाके देगा। अब इसमें या तो वेलकम डॉट जेएसपी का नाम आएगा या CRR डॉट जेएसपी का नाम आ जाएगा। ठीक, और फिर हम यहाँ पे क्या चल जाएगा, गेट प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग गेट नेम, और ये चलता है सीधा एक्सप्रेशन टाइप में। इसलिए सीधी गेट प्रॉपर्टी में आप जो वैल्यू डेटा जो भी प्रॉपर्टी दोगे वो सीधी आउटपुट ब्राउजर पे दोगे, क्योंकि वो सीधी कमांड किसमें चला रहा है, एक्सप्रेशन टाइप में। तो ये जेएसपी पे आपको वापस नहीं मिलेगी बीइंग से, ये सीधी ब्राउजर पे जाके प्रिंट हो जाएगी। ठीक, ऐसे होती है। जाएगी जिसे अब हम चलाने वाले हैं अच्छे से। मैंने अच्छे से कहानी बता दी, सब नोट डाउन करा ही दूंगा आपको। तो सबसे पहला काम है हमारा अपनी बी क्लास को कंपाइल करना, फिर इसे छोटे फॉर्म में डिप्लॉय कर देते हैं और फिर चलाते हैं आगे बढ़ते। और उसके लिए मुझे 5 सेट करना पड़ेगा।
क्लास हमारी कंपाइल हो गई, बस इसे एक्सप्लोरेट फॉर्म में डिप्लॉय कर देते हैं। ब्राउज़र खोल लेते हैं। इनवैलिड यूजर आ गया भाई ये तो, और चल गई हमारी दूसरी। इसका मतलब यूजर नेम कुछ हो गया। अरे यार, टेबल कौन सी यूज कर रहे हैं हम? अपनी बीन क्लास में ईएमपी चेक करनी पड़ेगी यार। ईएमपी सर 103 है आईडी। 103 तो डाला था सर बेटा उसका हमने। पासवर्ड है ड्यूकेट, ड्यूकेट की स्पेलिंग उसमें मिसमैच है। DU। तो उसने वो तो चला ही दिया, डेटा तो प्रिंट कर ही दिया नीचे, हमारा प्रोग्राम तो चल ही गया, डाटाबेस से वेरीफाई Yes, तो हो ही sir. गया, क्योंकि वहां से क्या निकल गया, error.jsp और error.jsp, तो उसने डेटा प्रिंट कर ही दिया हमारा। वो तो मैं चला के दिखाना चाहता हूँ सिस्टम। नेम में 101 है, पासवर्ड में BMW का, तो इसे लेना तो चाहिए था, हमने अभी दिया तो है, यही तो हमने दिया था। 103 दिया था सर। नेम था 101 इसे वास्ते वेलकम डॉट
जेएसपी रिटर्न हुआ वैल्यू डॉट जेएसपी और उसी को उसने कॉल कर दिया। नीचे गेट प्रॉपर्टी से दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट भी करा दी और यहाँ हमने आपको एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करके दिखाया 3 टायर आर्किटेक्चर के थ्रू। अब हम एक बिजनेस लॉजिक डाटा लॉजिक, अब हम एक छोटा सा बिजनेस लॉजिक भी इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो बेटे हमारा एक छोटा सा डाटाबेस लॉजिक था और अब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे बिजनेस लॉजिक। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा एक नंबर डॉट जेएसपी और इससे डेटा भेजूंगा एक एड डॉट जेएसपी पे। 2 नंबर ले लूंगा, एड डॉट जेएसपी पे जाएगा, वो एक एड बीन के पास भेजेगा और एड बीन उसे बी सम करके हम रिटर्न कर देंगे। छोटा सा लॉजिक कुछ भी लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये रही हमारी एक एड बीन, ये रही ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेट फर्स्ट नंबर, सेट सेकंड नंबर देते, गेट फर्स्ट नंबर, गेट सेकंड नंबर और एक छोटा सा ऐड। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यहाँ पे आ गए अच्छे से मेरे, दोनों का सम रिटर्न हो जाएगा। अब आते हैं ऐड डॉट जेएसपी। ना दोनों नाम ले लिए बेटे, फिर हमने T1 नाम से अपनी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया बेटा। फिर वही T1 प्रॉपर्टी सेट नंबर वैल्यू सेट कर दी, दूसरी वैल्यू सेट कर दी, फिर आप जाके ऑब्जेक्ट करने वाला और ये हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट। अब हम चलाते हैं नंबर डॉट जेएसपी। तो क्या आ गई, 2 नंबर का सम कर लेते हैं बेटे। एरर आ गई साहब, कहता है मेथड सेट फर्स्ट नंबर में तो इंटीजर जा रहा है और तू पास कर रहा है स्ट्रिंग। ये देखो आर्गुमेंट जा रहा है, स्ट्रिंग पास कर रहे। क्यों बेटे, जब आपने गेट पैरामीटर से फर्स्ट नंबर की वैल्यू ली तो गेट पैरामीटर जो है रिक्वेस्ट का जो गेट पैरामीटर मेथड है उससे जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी, फिर डब्बों के थ्रू वैल्यू ली है ना। और जबकि आपकी बीन क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं वो तो इंटीजर हैं, ये देखो। और आप जो डेटा इसमें सप्लाई कर रहे हो वाया ऐड डॉट जेएसपी, वो किस फॉर्म में? हाँ, ये तो स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग आप यहाँ पास कर रहे हो। हे भगवान, अंदर से उसने सेटर चलाया, सेटर में तो आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का था और आपने पास कर दी स्ट्रिंग। कंपाइलेशन एरर तो आनी ही थी, जेएसपी के जैसे उसने कंपाइल किया होगा, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब ये तो बड़ी समस्या हो गई। पिछला वाला प्रोग्राम चल गया था क्योंकि हमारे जो यूजर नेम पासवर्ड थे वो हमारी बीन क्लास में वो किस फॉर्म में थे, वो हमारी बीन क्लास में स्ट्रिंग के ही फॉर्म में, तो स्ट्रिंग नहीं आ रहा था। इसके पैरामीटर की वैल्यू इस वाली प्रॉपर्टी में सेट करनी है, वो यहाँ देंगे, यहाँ लगेगा पैरामीटर वैल्यू हटा देंगे और यहाँ आएगा हमारे रिक्वेस्ट के पैरामीटर का नाम। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, अब आपको पैरामीटर की वैल्यू ब्राउजर से गेट नहीं करना, रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर अपने आप इस पैरामीटर की वैल्यू इस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी इंट है तो वैल्यू इंट में कन्वर्ट कर दी जाती है, लॉन्ग है तो लॉन्ग में, फ्लोट है तो फ्लोट है, डबल है डबल है। इवन अगर वो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन भी अपने आप कर देगा। इसलिए हम वैल्यू बहुत कम ही यूज करते हैं, उसकी जगह हम पैरामीटर यूज करते हैं। पहला, हमें रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर करके 10 वैल्यू एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा पैरामीटर का नाम दो, उसकी वैल्यू सीधी प्रॉपर्टी में जाएगी और जो डेस्टिनेशन का डेटा टाइप होगा प्रॉपर्टी का उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाती है। आ गई हमारी बात समझ अच्छे से? ठीक है जनाब, चलो चलते हैं आगे। तो इसकी बजाय अब हम अपने नंबर से ऐड 1 चलाएंगे। ठीक है, ये हमने इसे सेव कर दिया। चलते हैं ऐड 1 के पास।
सेट प्रॉपर्टी, ये देखो वैल्यू भी दिया क्या आ गया पैरामीटर, और ये रिक्वेस्ट के पैरामीटर है। अपने पैरामीटर वैल्यू इसमें डाल दी जाती है बेटे, और जो भी इसका टाइप होता है उसमें कन्वर्ट भी कर दिया जाता है, और हमारा काम हो गया। फिर हमने यार चला दिया, अब ये करेगा अब फिर से हम चलाएंगे बेटे नंबर चीज की। ये ना सुधरे 25, ये नहीं सुधरेगा 25685, इसे बंद ही करना पड़ेगा 25685। ये अपना माइक म्यूट नहीं करेगा। अब इसे आधा घंटा मैंने बाहर बैठाया था, फिर इसका माइक, अब इसे मैं फिर वापस यहाँ से निकालूंगा, फिर से इसकी पूरी क्लास खराब करूंगा। बड़ा ही ढीठ किस्म का इस समझ में ही नहीं आता। मुझे दया आ गई, मैंने कहा चल करा दो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर हमारे यहाँ का बीटेक का स्टूडेंट नहीं, कोई बाहर का उस बैठिया, और दो लोग 25685 25685 दो लोग कैसे इससे लॉग नहीं हो सकते? 25685 25685, ओ गॉड, दो लोग एक ही आईडी से, यानी कि दोनों ही चीटर हैं। एक ही आईडी से दो लोग, ये देखो आपको बढ़िया तरीके से। तो हमने अपनी उस जेएसपी को काफी छोटा कर दिया। अब हम इसे और छोटा करने जा रहे हैं। अगर मान लिया ब्राउजर से 10 वैल्यू आ और 10 आपके डेटा मेंबर बी क्लास में होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं, और आपने उसके गेटर एंड सेटर भी बना रखे होंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब आपको 10 बार सेट प्रॉपर्टी तो लगाना पड़ेगा ना, भले ही पैराम यूज करो, भले ही रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर 10 बार करने की जरूरत नहीं है, पर 10 बार आपको सेट प्रॉपर्टी तो लगाना ही पड़ेगा। 10 बार आपको सेट प्रॉपर्टी तो लगाना ही पड़ेगा। आगे हमारी कहानी समझ में, तो इसका भी एक शॉर्टकट, मैं एक ही सेट प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटे, और ब्राउजर से चाहे 50 वैल्यू आएंगी, और एक ही सेट प्रॉपर्टी से 50 की 50 हमारी डाटा मेंबर में सेट होगा। तो ना तो आपको रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर करना होगा, और ना ही आपको 50 बार अब सेट प्रॉपर्टी करने की जरूरत पड़ेगी। अब ऐप पे चलते हैं बेटे हम लोग। ये देखो, ये तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। नाउ सेट प्रॉपर्टी में आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम दो, प्रॉपर्टी में स्टार दे दो, बस। अब ब्राउजर से जितनी भी वैल्यू आएंगी वो एज इट इज आपकी बीन में जाके सेट कर। लेकिन अब एक समस्या आएगी कि ब्राउजर में जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर आ रहा है उसकी वैल्यू बीन के कौन से डेटा मेंबर में सेट करें, क्योंकि पहले सेट प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, हम प्रॉपर्टी का नाम भी देते थे बीन के डाटा मेंबर का, और पैराम का नाम भी, उसकी वैल्यू उसमें शिफ्ट कर देता। अब उसे कैसे पता लगेगा भाई कि रिक्वेस्ट के कौन से पैरामीटर की वैल्यू बीन के कौन से डाटा मेंबर में डालनी है? तो अगर आप प्रॉपर्टी में स्टार यूज करना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। आपको बेटे अपने बीन के डेटा मेंबर का नाम और रिक्वेस्ट के पैरामीटर के नाम दोनों सेम रखने पड़ेंगे, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं। वहां से फर्स्ट नंबर आएगा, वो बीन में फर्स्ट नंबर ढूंढेगा, डाल देगा सेटर मेथड चला के। वहां सेकंड नंबर आएगा बीन, और इत्तेफाक से मैंने ऐसा ही किया हुआ है, इत्तेफाक से मैंने ऐसा ही किया हुआ, ठीक है जनाब, बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया हुआ है। मेरे रिक्वेस्ट के पैरामीटर के नाम और मेरी बीन के डाटा मेंबर के नाम दोनों सेम है। तो अब काम हो गया, एक ही सेट प्रॉपर्टी से क्या प्रॉपर्टी भी करने की जरूरत है, और अपने आप डाटा टाइप भी चेंज है, अभी भी सम आ जाएगा। ठीक है, चलो चला के देखते हैं।
बट नंबर डॉट जेएसपी से हमें चलाना होगा। फिर से चलाते हैं बेटे नंबर डॉट जेएसपी। ये आ गया, वाया ऐड टू लिखा हुआ आ रहा है सामने, यानी कि ऐड टू चल रहा है। अब ना हम अपनी बीन का स्कोप भी सेट कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक जेएसपी के थ्रू बीन में डेटा सेट करते थे, फिर उसी जेएसपी पे नीचे जाके डेटा गेट भी करते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरी एक जेएसपी बीन में डेटा सेट करे और उसके बाद दूसरी जेएसपी से वो डेटा मैं गेट करूँ। तो उसके लिए हमें बीन का स्कोप सेट करना पड़ता है। और आप जानते हैं हमारे जेएसपी के 4 स्कोप होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट स्कोप, एक होता है पेज स्कोप, एक होता है सेशन स्कोप, एक होता है एप्लीकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूज बीन टैग है इसमें स्कोप नाम का एट्रीब्यूट लगाएंगे और बाय डिफॉल्ट होता है पेज स्कोप। अगर मैं उसमें सेशन दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं T1 खुला रहने दीजिए। सुनो आप ध्यान से। सो मैं अब अपनी यूज बिन में स्कोप लगाऊंगा बेटे, उसमें सेशन दे दूंगा। अब जैसे ही यूज बिन टैग चलेगा, क्या करेगा, सबसे पहले स्टीवन ऑब्जेक्ट को इस सेशन के अंदर वो चेक करेगा एज ए एट्रीब्यूट सेट है कि नहीं। मिल गया तो वहां से उठा लाएगा, नहीं मिला तो नया बना के उसके अंदर सेट भी कर देगा। तो एक जेएसपी से तो मैं डेटा सेट कर दूंगा, फिर दूसरी जेएसपी भी जाके जब मैं यूज बिन लगाऊंगा तो सेम नाम दे दूंगा और वहां पर भी मैं स्कोप सेशन दे दूंगा। अब जैसे ही वहां पे दूसरी जेएसपी पे जाऊंगा तो T1 वहां से पहले से मिल जाएगा और वो पुराना वाला ऑब्जेक्ट ले आएगा और मुझे दूसरी जेएसपी पे पुरानी जेएसपी से जो डेटा सेट किया। नहीं सर, अभी मैं 1 मिनट हो गया सर मेरे को, अभी मैं आपको बोल हाँ, तो उससे पहले तो मैं तेरे को हटाया, उससे पहले उसी को हटा रखा था जो तुम्हारे नाम से डुप्लीकेट आ रखा था बेटा। यस सर, थैंक यू। तुमको तो बेटा अभी मैंने उठाया था, जब उसको सर्च कर रहा हूँ वो बार बार दुखी कर रहा है। अब तू अपना आगे नाम लिख दे बेटे, बाकी मैं देखूंगा ये कौन है साला जो तेरे नाम से डुप्लीकेट आ रहा है और हमें परेशान भी कर रहा है। आकाश सैनी नाम है ना बेटे तेरा? यस सर। अब मैं देखूं तुम्हारे आईडी से डुप्लीकेट। अच्छा हुआ तुमने /19 लगा रखा है, वो बिना /19 के आ रहा था, ऑब्लिक के। यस सर, वो पहले से परेशान कर रहा था आपको भी। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था वो बार बार आपके नाम से डुप्लीकेट आ रहा था, इसलिए मैंने आपको हटाया। सेट डेटा, चलो बेटे अब मैं सेट डेटा पे आता हूँ बेटे। यूज बीन आईडी और इधर स्कोप में क्या दे दिया, सेशन। अब पहली बार T1 जब आएगा ना, T1 बनाने से पहले बेटे एडमिन का ऑब्जेक्ट वो इस स्कोप पे ढूंढेगा और उसे मिलेगा नहीं, तो वो नया बना के उसमें एट्रीब्यूट सेट भी कर देगा और फिर वैल्यू डेटा सेट भी हो जाएगा। सारा के सारी वैल्यू यूजर नेम पासवर्ड हमारे इस बीन में जाके सेट हो जाएगा। फिर मैं चलाऊंगा ब्राउजर से गेट डेटा।
फिर मुझे सेम ऑब्जेक्ट देना होगा। अब वो इस स्कोप में ढूंढेगा, उसे मिल जाएगा और फिर गेट प्रॉपर्टी करके दोनों वैल्यू निकाल भी दूंगा बाकायदा सम। तो एक जेएसपी डेटा सेट कर रहा हूँ, दूसरी पे सम भी प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और साथ साथ उसकी वैल्यूज भी मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी बीम का स्कोप भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्कोप होता है 23। चलो अगर आप इसमें चला लेते हैं मेरे बच्चे। अब सिर्फ आएगा डेटा सेट, आ गया डेटा सेट सक्सेसफुली। अब मैं यहां से सेट डेटा की जगह चला दूंगा गेट डेटा। गेट, और यहां मुझे डेटा नहीं आ गया, दोनों डेटा भी आ गए और दोनों का सम। तो एक जेएसपी से वैल्यू सेट करी और दूसरी जेएसपी से यू गेट कर दी। एंड दैट इज व्हाट हमारे तीन एक्शन, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी और साथ साथ यूज की। ठीक है मेरे बच्चों, चलो सबसे पहले आपके पीपीटी में तो भूल जाओगे इसी करना, फिर हम आगे चलेंगे अपने कस्टम टैग बनाना सीखेंगे। अब रेडीमेड टैग मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। कौन है बेटा, किसका क्या आईडी था जरा दोबारा बोलो। जैसे आपकी मैं एडमिट करती हूँ 27267, तो बोलो कि आपको उसका कनेक्ट नहीं होगा, वहां से नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है सर। सर स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर।
are going towards an autonomous future. What is quite interesting is when you think about Rolls-Royce, you could say that autonomous from the very beginning, because Rolls-Royce traditionally was experimental cars get this red badge. Normally on a Rolls-Royce they're silver and black, but this car is actually called the Rolls-Royce 10. Probably once all cars are autonomous, maybe driving 300 kilometers an hour, just running with the traffic, so they made the car really aerodynamic. The first time in over 100 years, thanks to... Like I'm not doing anything, so... No, sir. If you're stuck in traffic, then Eleanor will actually call the new Phantom. I've got another whole video coming out on my YouTube channel on this car. I drove it for a few days in Frankfurt, but at the moment we're getting very kindly shown. It's telling me to leave! Leave already! You've been here for 3 hours, it's long enough. Starlight ceiling. You can get these stars in any formation that you want to. So now we're flying to Switzerland in a beautiful little private jet. Look guys, I had 3 hours to film this car onto the next shoot, so we had to fly in quickly. You gotta use your knuckle. You got it? How am I supposed to lift the gas? Use your knuckle. I don't know. I don't make the rules. Yeah. That's what I want. Yeah. Scroll कर दिए सर. Welcome to Men's Health and Fitness Tips channel. This video is in early 20s experience male pattern baldness or androgenetic alopecia. For many men, hair loss is a source of great stress, which seriously affects their self-esteem and general enjoyment. But there are several ways to not only make your hair appear thicker, but also to let it grow to get a healthy, hair-filled pattern. How to make thin hair look thicker. Do's. Number 1. Wash your hair. Or lukewarm water. Don'ts. Number 1. Comb as much. This may sound odd, but combing your hair, in addition to making it look the hair a thicker look. Number 2. Just remember not to use water too hot, as that would only dry this makes, but combing your hair, in addition to making it look. No, sir. Avoid rubbing your. Number 2. Protect the head. Sunlight, cold weather, and pollution all have a damaging effect on hair, making it more liable to shed. Use a cap or hat for protection. Number 3. Stress. Less stress releases the hormone DHT1, which aids in hair loss. Meditate to alleviate stress. Cardio workouts in the morning also help you feel good through the day. Number 4. Minimize alcohol. Take alcohol increases the level